नमस्कार दोस्तों, मैं शोभन तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा एजुटेक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सभी के लिए बहुत खास होने वाला है जो भी मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा अतिथि शिक्षक के बारे में। इनके लिए एक नया ऑर्डर आया है 3 जून 2022 को, जो कि आप इसका नोटिफिकेशन GFMS पोर्टल पर, जो ये आप गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट का ये जो पोर्टल होता है, इसमें आकर आप दे सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इस पेज पर आ सकते हैं। अब मैं आपको पहले ये ऑर्डर जो आया है उस ऑर्डर के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको आवेदन करना होगा। तो कंप्लीट आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, सब कुछ आपको जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है और जैसे मैं आपको बताऊंगा सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये ऑर्डर की, तो यहाँ पर आप ऑर्डर की कॉपी को देख सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया गया है। ठीक है, इसकी जो डेट है यहाँ पर आप देखिए, ये जो डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये 3 जून 2022 को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर 3 जून 2022 को इसको सर्कुलर को, इस आदेश को जारी किया गया है। ठीक है, अब इस आदेश को हम आगे देखते हैं नीचे की क्या बताया गया है। तो यहाँ पर सारे जितने जिले हैं मध्य प्रदेश के, उनके जिला शिक्षा अधिकारी और विकास खंड शिक्षा अधिकारी को ये ऑर्डर किया गया है। और विषय क्या है, तो यहाँ पर देखिए, अतिथि शिक्षक पोर्टल में नए पंजीयन, अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आधार KYC, और जो पहले से पंजीकृत आवेदक है तो उनको अपनी योग्यता में संशोधन करना है, वेरिफिकेशन करवाना है। तो इन सभी प्रोसेस के लिए पोर्टल को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। आगे ऑर्डर में क्या कहा गया है, मुख्य बातों को यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि जो शासकीय विद्यालय है पूरे मध्य प्रदेश में, तो उसमें अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करनी है। ठीक है, इसके लिए हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया था, आगे इस पर इसका भी जिक्र किया गया है, मैं आपको बताऊंगा। तो ऑनलाइन अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली, जो कि GFMS पोर्टल है, जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, तो यहाँ पर आप पोर्टल में नवीन पंजीकरण कर सकते हैं, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आधार KYC कर सकते हैं। जो पहले से पंजीकृत हैं ऑलरेडी, उनको दोबारा पंजीयन करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने की उनको दोबारा जरूरत नहीं है। तो अपना वो लॉगिन करके जो उनकी क्वालिफिकेशन है, योग्यता में अगर वो संशोधन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर उनको वेरिफिकेशन करवाना है, जो कि संकुल प्रचार के माध्यम से ये वेरिफिकेशन होता है, तो ये अपना वेरिफिकेशन का काम भी करवा सकते हैं। तो पोर्टल में ये सारी पूरी जो प्रक्रिया है, इसके लिए एक बार पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया गया है, और ये शुरू किया गया है शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए। आपको जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री राइज विद्यालयों में अकादमिक के अतिरिक्त सह अकादमिक स्टाफ भी शामिल है। इसका मतलब देखिए, समझिए कि क्या किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CM राइज स्कूलों की यहाँ पर स्थापना की घोषणा की थी, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ एक स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। नई शिक्षा नीति ऑलरेडी लागू हो चुकी है, आप सभी को पता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस CM राइज स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया गया था, और मध्य प्रदेश में ये जो नया सत्र है 2022-23 का, इसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसमें देखिए, गवर्नमेंट जो टीचर्स है, जो कि 2018 में भर्ती आई थी, जिसके नियुक्ति की प्रक्रिया अभी भी पेंडिंग ही है और चल रही, कुछ लोगों को नियुक्ति मिली भी है। तो उन गवर्नमेंट टीचर्स के अलावा जो नॉन गवर्नमेंट टीचर्स हैं, या फिर मैं कहूँ अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट फैकल्टी टीचर्स हैं, तो इनके की भी इनको भी वहां पर शामिल किया जाएगा। मतलब दोनों टीचर्स, दोनों तरह के टीचर्स रहेंगे, गवर्नमेंट भी रहेंगे और गेस्ट फैकल्टी वाले टीचर्स भी रहेंगे। तो इसी के लिए, मतलब गेस्ट फैकल्टी टीचर्स के स्टाफ के लिए अतिथि शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए आप यहाँ पर पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा उन्हीं को ही। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, पूरी मैं प्रक्रिया लास्ट तक बताऊंगा, तो आप ध्यान से पहले यहाँ पर समझ लीजिए, फिर मैं आपको सारी प्रक्रिया को करके बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, तो अगर आपको नया पंजीयन करना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। इस वेबसाइट में एक ऑप्शन दिया गया है, तो वहां पर आप जाएंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और वहां पर आपको पंजीयन करना होगा। ठीक है, साथ में आपको आधार KYC करना होगा। आधार कार्ड नंबर में मोबाइल नंबर होता है, उसमें OTP जाता है, उसके माध्यम से आपका आधार KYC हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, वो जो आपका फॉर्म, मतलब ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा है, उस फॉर्म को आपको प्रिंट लेना है और संकुल प्राचार्य से सत्यापित कराना है। कौन होता है संकुल प्राचार्य, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसके जो प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, तो उन प्रिंसिपल के पास जाकर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किसी भी विद्यालय से ये वेरिफिकेशन को करवा सकते हैं। अब उससे क्या होगा, उससे होगा स्कोर कार्ड जनरेट।
ये स्कोर कार्ड जनरेट होता है जिसके माध्यम से आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। आपका कोई पहले भी अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं, इस आधार पर चीज। और अगर आप फ्रेशर है तो फिर आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा, फिर आप जैसे जैसे आपका अनुभव लेते जाएंगे तो उसके आधार पर आपका यहाँ पर पॉइंट्स जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद होगा कि अभी वैकेंसी जब आई थी 2018 वाली ग्रेड 1 ग्रेड 2 की, तो उसमें भी अतिथि शिक्षकों को 25% का आरक्षण दिया गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर दूसरी जो प्रक्रिया है वो उनके लिए है जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, लेकिन अगर वो उनको ई-केवाईसी करवाना है, वेरिफिकेशन करवाना है, तो उनके लिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बताया गया है कि अगर ऐसे आवेदक है जिनकी जानकारी अभी तक वेरीफाइड नहीं हुई है, सत्यापित नहीं हुई है, तो उनको करना क्या है कि जो मोबाइल नंबर से उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया था उससे पहले लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद अपना संशोधन कर लें, अपडेट कर लें जहां जहां उनको अपडेट करना है, और वो अपडेट हो जाने के बाद फिर उस आवेदन का प्रिंट लें और उसको संकुल प्रचार के पास जाकर वेरिफिकेशन करवा लें, सत्यापित करवा लें, जिससे कि उनका भी स्कोर कार्ड जनरेट हो सके। ठीक है, इसके बाद तीसरे यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि अगर पहले से ही जो भी सत्यापित आवेदन है, मतलब उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था, वेरिफिकेशन भी करवा लिया था, अब उनको स्कोर कार्ड में कुछ संशोधन करवाना है, कुछ हो सकता है स्कोर कार्ड में कुछ त्रुटि रह गई हो, तो यहाँ पर बताया गया है कि जिनकी जानकारी सत्यापित है उनको आवेदन को अनलॉक करना होगा। ठीक है, ये आवेदन को अनलॉक करने की प्रक्रिया भी जब आप लॉगिन करते हैं ना तो वहीं पर ही आती है। देखिए बताया है अनलॉक प्रक्रिया में कैसा होता है। आवेदन जो आवेदक है उसने अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेगा, ओटीपी प्राप्त होगा उसमें, फिर उसको ओटीपी एंटर करने के बाद आवेदन जो है अनलॉक हो जाएगा। जब आप अनलॉक हो जाएगा तो आपको जो भी जानकारी में संशोधन करना है, देखिए अल्टीमेटली सारी जानकारी जो आपको अपडेट कराना वो स्वयं से करनी है। ठीक है, ऑनलाइन वाला पूरा काम खुद आपको करना होगा। आप अपनी जानकारी को जो भी संशोधन जहां जहां करना चाहते हो संशोधन कर लीजिए, लेकिन ये आपको ध्यान में ये रखना है कि संशोधन के उपरांत आपको फिर से सत्यापित कराना पड़ेगा संकुल प्रचार से। ऐसा नहीं कि आपका पहले से सत्यापित हो चुका है तो अब आप संशोधन कर दें और फिर उसको सत्यापित ना करवाएं। अगर आपने कुछ भी उसमें चेंज किया तो आपको वापस से संकुल प्रचार में जाकर उसको सत्यापित कराना होगा, जिससे कि एक बार फिर जो स्कोर कार्ड है वो नए जो जानकारी है उसके आधार पर आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो पाएगा। ठीक है, चलिए अभी सब प्रोसेस के लिए आपके पास समय कब तक का है, तो देखिए जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी पहली बार आवेदन करना चाहते हैं, जितने भी मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उन सभी को मैं बता दूं अतिथि शिक्षक पोर्टल में नए पंजीयन और पूर्व पंजीकृत आवेदन में अगर योग्यता में संशोधन करना है, आधार केवाईसी करना है, ये सारे कार्य जो है आपको 10 जून 2022 तक आप करा सकते हैं। आपके पास केवल एक सप्ताह का समय मिला हुआ है, तो फटाक से आप जल्दी ये काम करा लीजिए। इसके बाद आवेदक के द्वारा दर्ज की गई जो जानकारी है, आपको जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा उसके बाद आपको संकुल प्रचार के पास जाना होगा वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए आपको 11 जून तक का समय दिया गया है। मतलब यहाँ पर आप फॉर्म भरिए, प्रिंट लीजिए, तुरंत जाकर वेरिफिकेशन भी करवा लीजिए साथ में, तभी स्कोर कार्ड जनरेट हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात की गई है माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश का जिस आदेश का परिपालन जो है यहाँ पर किया जा रहा है जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से। उसमें कई सारे आवेदकों ने ये लगाया हुआ था, पिटीशन लगाई हुई थी, तो उसी के आधार पर यहाँ पर कहा गया है कि जो शैक्षणिक सत्र 2021-22 रहेगा इसमें अतिथि शिक्षकों को भी रखा जाएगा और विद्यालय के पैनल जो है वो यथावत वैसे ही रहेंगे। इसमें जो संकुल प्रचार है उनको ये एश्योर करना होगा कि जो भी वेरिफिकेशन का काम है वो आवेदक के आवेदन में जो भी दर्ज जानकारी है, जो भी उन्होंने अंक सूची, प्रमाण पत्र, जो भी जानकारी दी है उसको मिलान करके सत्यापन करेंगे, जिसकी रिपोर्ट जाएगी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में, और वहां से चिन्हित नोडल अधिकारी जो होंगे वो उस प्रतिवेदन को जिला शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत करके एक डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा, जिससे ये पूरा जो काम है वो ये पूरा समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगले माह से मतलब जुलाई से नया सत्र बच्चों का शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो अगर आप लोग यह आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में शिक्षक बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। अब मैं आप लोग बता देता हूँ कि जो फ्रेशर है पहली बार करना चाहता है उसको क्या करना होगा, ये यहाँ पर एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा नए आवेदन पंजीयन के लिए, यहाँ क्लिक करें। ये जो न्यू करके ब्लिंक कर रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन देगा, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ये जो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले हो रहा है नंबर, आप इसको यहाँ पर इसको एंटर करना है आपको, और एंटर करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। ठीक है,
जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए शायद हाँ एक्सपायर हो गया था वो, तो वापस से एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक किया। अब ये देखिए ओटीपी मोबाइल नंबर पे आ चुका है। तो जैसे मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी प्राप्त होगा, आप उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करिए और एंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद अब आपसे यहाँ पर समग्र आईडी के बारे में पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि समग्र आईडी, ये जो मध्य प्रदेश में जो भी मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए यहाँ पर ये समग्र आईडी उनको जनरेट करके दी जाती है। अगर आप समग्र आईडी के बारे में नहीं जानते तो चैनल में वीडियो डली हुई है जिसमें आप समग्र आईडी के लिए कैसे आवेदन करना वो भी आप सीख सकते हैं, और समग्र पोर्टल के माध्यम से आप अपना आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास आईडी बनी हुई है लेकिन आपको आईडी नहीं पता, तो यहाँ पर समग्र आईडी जाने के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसके माध्यम से आप अपनी समग्र आईडी, परिवार आईडी जान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको समग्र आईडी एंटर करना है पहले और दूसरे नंबर पे, और नीचे वाले में यहाँ पर आपको फैमिली आईडी एंटर करना है दोनों जगहों पर। और ये जो कैप्चा दिख रहा है उसको क्लिक करने के बाद इनिशिएट आधार ई-केवाईसी पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर सारे डिटेल्स को भर के आगे हम प्रोसीड करते हैं। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे कुछ डिटेल्स पूछ रहा है और कुछ डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली आधार ई-केवाईसी के माध्यम से आपका यहाँ पर डिटेल्स शो कर रही होगी। जैसे कि नाम यहाँ पर दे सकते हैं, जेंडर हो गया, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, और कैटेगरी है फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम और ईमेल आईडी। जो ऑप्शन आपको शो कर रहा है एडिट करने के लिए, तो वहां पर आप सारी जानकारी को एडिट करके यहाँ पर एंटर कर लीजिए, वहां पर दे दीजिए। इसके बाद आपको अपना एड्रेस देना होगा। ठीक है, जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस पूछा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा पिन कोड के साथ में। और आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप किस जिला या विकास खंड में पैनल में शामिल होना चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक में पढ़ाने के इच्छुक हैं वहां पर आप ये उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट और ब्लॉक को सिलेक्ट करके सेव पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपका यूजर और पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब पासवर्ड आपको मोबाइल नंबर जो है जो पंजीकृत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वहां पर आपको मिल चुका है। अब जब आप ये हो जाएगा तो आपको एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर चेक स्टेटस दिखाएगा, ई-केवाईसी का है, अनुभव प्रमाण पत्र का यहाँ पर है, इसके अलावा अपडेट क्वालिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा। जिस अपडेट क्वालिफिकेशन पर जा करना है आपको और अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर ऐड करना होगा। जितनी भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना है, अपनी सारी क्वालिफिकेशन, जैसे कि आपका जो डिप्लोमा हुआ है, सबसे पहले आप शुरुआत करिएगा 12वीं क्लास से, है ना, तो 12th क्लास से आप शुरुआत करिए। फिर आपके पास जो भी ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएड या बीएड जो आपने किया है, ये सारी जानकारी की यहाँ पर आप एक ये जो प्लस का आइकॉन दिख रहा है इस प्लस पर क्लिक करके ऐड करते जाइएगा। और जब सब कुछ ऐड हो जाए, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या कोर्स है, सब्जेक्ट का नाम, बोर्ड कौन या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, रोल नंबर, टोटल मार्क्स आपने कितने पाया, कितने में, तो ये सारी जानकारी देने के बाद सबसे नीचे अपडेट का ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर आपको क्लिक करके अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अब एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यदि आवेदक अगर जो स्नातक है उसका ग्रेजुएशन है, हिस्ट्री में है, संस्कृत साहित्य या हिंदी साहित्य विषय में है, तो शैक्षणिक योग्यता जो है उसमें तो स्नातक के प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग आप एंट्री करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अलग अलग, जैसे सोशल साइंस है तो आप सोशल साइंस के लिए अलग, संस्कृत है तो संस्कृत के लिए अलग, हिंदी है, जैसे कई सारे लोग कई सारे ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो यहाँ पर अलग अलग एंट्री आप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आवेदन का आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब कंप्लीट हो गया आपको तो यहाँ पर आपको प्रिंट निकालना है फॉर्म का, और प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या होगा, जब आप सत्यापित कराएंगे, प्रिंट करवा लेंगे उसको, प्रिंट कराने के बाद वो पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाइए संकुल प्रचार में। किस संकुल प्रचार में जाएंगे, जहां का ऑप्शन आपने जिस डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का ऑप्शन सेलेक्ट किया था वहां के आप संकुल प्रचार के पास जाइए, वहां से वेरिफिकेशन करवाइए, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाइएगा प्रिंट आउट के साथ में, फोटोकॉपी के साथ में। जब ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक 3 लाइन दिखेगी लॉगिन करने के बाद, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्कोर कार्ड मैनेजमेंट का। तो स्कोर कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड शो होने लगेगा, और इस तरीके से आप यहाँ पर स्कोर कार्ड अपना जनरेट हो जाएगा, आपको यहाँ पर चीजें दिखने लगेगी। अगर आप अपना यूजर नेम भूल गए हैं, पासवर्ड मतलब यूजर नेम तो आपका मोबाइल नंबर होता है, अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो यहाँ पर से आप वो भी मतलब आप रिकवर कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देता है वहां पर सबसे नीचे, तो वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो वो एंटर करने के बाद अपना आप व्हाट्सएप में वही सेम नंबर पे
जो नंबर आपने दिया हुआ है उसी नंबर में आपको टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा पासवर्ड, तो आप उसके माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें जो है वेरिफिकेशन मैनेजमेंट पे अब आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जब आप लॉगिन करते हैं तो ऊपर थ्री थ्री मतलब ये जो आइकॉन आता है उस पर आप क्लिक करके एक वेरिफिकेशन मैनेजमेंट दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का आप स्टेटस देख पाएंगे कि आपका वेरीफाई हुआ है, नहीं हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ये सारी चीजें आपको बता देगा स्टेटस भी वेरिफिकेशन का। तो इस तरह से सारी चीजों को आप देख लीजिए, तय समय सीमा में ये सारे पूरा काम को करवा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप पूरी डिटेल्स के साथ में पूरा प्रिंट निकाल लीजिएगा। ठीक है, और ये पूरे जो जानकारी थी लगभग मैंने आपको सब कुछ बता दी है। हाँ, अगर आपको ई केवाईसी करना है तो ई केवाईसी का भी जानकारी देख लेते हैं। जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर ई केवाईसी का भी ऑप्शन दिखता है, तो उस पर आपको ई केवाईसी पर क्लिक करना होगा। ई केवाईसी पर क्लिक करने के बाद, और ये उनके लिए है जो पहली बार रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, जो पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं लेकिन उनका ई केवाईसी नहीं हुआ है, ये केवल उनके लिए है, क्योंकि जब नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें तो ई केवाईसी साथ में होता चलेगा, लेकिन जो पहले से कर चुके हैं लेकिन ई केवाईसी उनका नहीं हुआ है तो उनको यहाँ पर अपना समग्र आईडी और परिवार आईडी डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर इनिशिएट आधार ई केवाईसी करेंगे तो आपका यहाँ पर आपका भी यहाँ पर ई केवाईसी हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो डिटेल्स है आधार के माध्यम से सारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस किस पोस्ट पर यहाँ पर ये देखिए सीएम राय जो विद्यालय है तो किस किस पदों पर ये मतलब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षक, लाइब्रेरियन, खेलकूद शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, संगीत शिक्षक गायन, संगीत शिक्षक वादन, संगीत शिक्षक नृत्य, फाइन आर्ट, मनोवैज्ञानिक, आईटी शिक्षक, कैरियर काउंसलर, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप इन सभी शिक्षकों के लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और इस तरीके से आप इनको पूरे कंप्लीट यहाँ पर आवेदन करना होगा। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पर नीचे वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए जल्दी से, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है तो सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सके और इसका लाभ उठा सके। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।